आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। इस वीडियो के अंदर 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के एंड तक डिफरेंट जो कहानी है फिज़िक्स की वो एक्सप्लेन की जाएगी कि किस तरह हमारे पास फिज़िक्स वजूद में आई। तो स्टार्ट करते हैं कि 18th सेंचुरी से कि उस वक्त टोटली जो इंसान थे वे यही सोचते थे कि डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन थे उनके पास कि हमारे पास ये सन कैसे मूव करता है, ज़मीन की मूवमेंट, इसके अलावा हमारे पास चाँद की मूवमेंट, दिन और रात का बदलना। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उनके जहन में आते थे। तो उस वक्त हमारे पास जस्ट एक ही जो डिसिप्लिन था वो सारी की सारी स्टडी को डील करता था और वो थी हमारे पास नेचर फिलॉसफी, जो कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को डील करती थी जितने भी क्वेश्चन हमारे पास होते थे। तो देखा जाए तो नेचर फिलॉसफी हमारे पास एक थ्योरेटिकल ब्रांच थी, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल वगैरह नहीं थे होते, तो एक थ्योरेटिकल ब्रांच थी। और ये बात 18th सेंचुरी की है जब ये सारे का सारा हमारे पास काम होता था। लेकिन कुछ अर्सा के बाद 18th सेंचुरी के अंदर ही हमारे पास एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स देखने को मिला जब हमारे पास सर आइजैक न्यूटन इसी सदी में वो भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा नेचर के बारे में स्टडी की और काफ़ी ज़्यादा फिज़िक्स में उनका काम भी देखा जा सकता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने उसी सदी के अंदर एक बहुत बड़ी अपनी बुक लिखी जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचर फिलासफी। नेचर फिलासफी के ऊपर ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक लिखी और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। और ये बात थी हमारे पास 1687 की। उस वक्त उनकी ये बुक काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नेचर फिलासफी में हमारे पास नॉलेज इकट्ठा हो गया। तो इसके बाद 18 सेंचुरी में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट दूसरे भी थे, उनका भी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो उस वक्त आई थिंक 18th सेंचुरी का एंड था, 19th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको नॉलेज को थोड़ा सा डिवाइड कर लिया जाए। तो फिर क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट पर ही इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नेचर फिलासफी को दो बड़ी हमारे पास जो ब्रांचेस हैं उनमें डिवाइड कर दिया। एक थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस, सेकंड हमारे पास फिजिकल साइंस थी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं और फिजिकल साइंस में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। और फर्दर इनको डिवाइड कर दिया जाता है जूलॉजी और बॉटनी में। और फिजिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, जैसा कि फ़िज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, इसके अलावा जियोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन बाकी ज़्यादा इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमने ज़्यादा स्टडी करना है फिज़िक्स को। तो देखते हैं कि हमारे पास फिज़िक्स क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास फिज़िक्स क्या है। जो 9th क्लास में आपने फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी है वही मैं आपकी बुक में भी मेंशन की गई है, वही देखते हैं कि हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स हमारे पास मैटर, एनर्जी और इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। इनके तीन वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं, एक मैटर, एक एनर्जी और थर्ड रिलेशनशिप। इन तीनों वर्ड्स के बारे में जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अगर मैटर के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि हर वो चीज़ जिसका हमारे पास मैस है और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। हर वो चीज़ जिसका मैस हो और कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो हमारे पास मैटर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कोई भी सॉलिड हो उसका कुछ ना कुछ मैस होगा और वो कोई हमारे पास वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगी तो वो हमारे पास मैटर होगी। इसी तरह अगर बात की जाए लिक्विड की, फॉर एग्जाम्पल किसी बॉटल में अगर हम पानी भर लें तो वो भी हमारे पास मैस ऑक्यूपाई करेगी और उस मैस होगा उसका कुछ ना कुछ और उसका वॉल्यूम भी होगा। इसी तरह अगर बात की जाए गैस की तो वो भी कुछ ना कुछ मैस ऑक्यूपाई करेगी और उसका हमारे पास वॉल्यूम भी होगा। तो हर वो चीज़ जिसका मैस होगा और वॉल्यूम होगा वो हमारे पास आ जाएगी मैटर में। इसके अलावा हमारे पास बात आती है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ना ही कोई हमारे पास मैस हो ना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो वो चीज़ें हमारे पास आ जाती है एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एनर्जी में हमारे पास क्या आता है, हीट आ जाती है, लाइट आ जाती है, हमारे पास साउंड आ जाती है। हीट की अगर बात की जाए किसी भी जिसम से जो हीट निकलती है उसका मैस भी नहीं होता ना ही हमारे पास कोई वॉल्यूम होता है। साउंड की बात की जाए, आप मेरी साउंड सुन रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ना होता कि कुछ देर के बाद मैं इतना ज़्यादा बोलता जाऊँ और ये कमरे ही फट जाए, यानी कोई ना कोई वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई नहीं कर रही, तो ये भी हमारे पास एनर्जी में आ जाता है। इसके अलावा लाइट, ये भी हमारे पास मैस वगैरह ऑक्यूपाई नहीं करती, तो ये सारे की सारी हमारे पास एनर्जी में आ जाता है। इसके अलावा अगर एयर की बात की जाए तो वो मुझे आप बताएं कि हमारे पास एयर क्या है, क्या वो हमारे पास मैटर में आती है या नहीं आती। इसके अलावा थर्ड हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप का क्या मतलब है यहाँ पर।
फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए हमारे पास एटम बॉम्ब की, तो एटम बॉम्ब हमारे पास क्या होगा? एटम बॉम्ब में क्या होता है कि हमारे पास यूरेनियम होता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यूरेनियम एक हमारे पास क्या है? वो हमारे पास एक मैटर है। इसी तरह अगर हमारे पास हीट की बात की जाए तो वो हमारे पास एनर्जी है अगेन। तो ये था हमारे पास मैटर, एनर्जी और इनका आपस में रिलेशनशिप। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन यही ज़्यादातर यूज़ की जाती है और यही आपकी बुक में भी मेंशन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास दो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट आर द मेन फ्रंटियर ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स को बेसिकली हम कुछ लेवल्स में डिवाइड करते हैं। फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि लेवल। फिजिक्स में हम तीन बड़े लेवल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एक एक्सट्रीमली लार्ज होता है, एक हमारे पास स्मॉल होता है और एक हमारे पास मिडल साइज का होता है। जिस तरह हमारे पास अगर बात की जाए मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल से जितनी हमारे पास छोटी चीज़ें होंगी उनको हम स्मॉल फ्रंटियर में पढ़ेंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ के दरमियान में हम मिडल जो हमारे पास फ्रंटियर होगा उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा अर्थ के साइज़ की जितनी भी हमारे पास चीज़ें होंगी उनको हम लार्ज जो सा हमारे पास फ्रंटियर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये तीन बड़े फ्रंटियर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास अर्थ वगैरह होगी, तो इसमें हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डील करेंगे। तो लार्ज ऑब्जेक्ट में इसके अलावा बिग बैंग आ जाती है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि बिग बैंग हमारे पास कब हुई थी, तो वो 20 बिलियन ईयर अगो हमारे पास बिग बैंग हुई थी। इसके अलावा सेकंड आता है हमारे पास वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल में हमारे पास प्रोटॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, यानी कि वो तमाम पार्टिकल जो हमारे पास छोटे पार्टिकल हैं उनके बारे में इसमें डील किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड आता है वो हमारे पास आता है वर्ड ऑफ मिडल साइज। इसको कॉम्प्लेक्स मैटर भी बोला जाता है, जो कि हम मिडल साइज में स्टडी करते हैं। जितनी भी हमारे पास चीज़ें आती हैं उसको हम यहाँ पर डील करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट वी इन्वेस्टिगेट इन फिज़िक्स, कि हम फिज़िक्स में हम क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो फिज़िक्स के में हम ज़्यादातर जो सा वो लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी फिज़िक्स जो सी वो मोशन के लॉ के ऊपर खड़ी है। इसके अलावा और भी लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें न्यूटन ने दिए थे। इसके अलावा सेकेंडली हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि हमारे पास स्पेस क्या होती है, टाइम क्या होती है। इसके अलावा इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल, कि हमारे पास जो भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं इनकी इंटरेक्शन किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की जाए तो ये मैटर के साथ टकराएगी तो वहाँ पर हमारे पास क्या फिनोमेना होगा। तो ये हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आता है 19th सेंचुरी का एंड। 19th सेंचुरी के एंड के ऊपर जो साइंटिस्ट थे वो यही मान चुके थे कि हमारे पास जितने का जितना नॉलेज है यानी कि वो इकट्ठा हो चुका है, सारे के सारे फार्मूलाज हमने ड्राइव कर लिए हैं। उनकी बात भी ठीक थी, क्योंकि हमारे पास जो बड़े साइंटिस्ट थे जिनमें हमारे पास आता है जेम्स क्लॉक, मैक्सवेल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, ये सारे के सारे 19th सेंचुरी के थे और इनकी डेथ हो चुकी थी और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिज़िक्स में काम किया था। तो साइंटिस्ट यही सोच रहे थे कि फिज़िक्स जो हमारे पास आ चुकी है बस यही है, इसके बाद फिज़िक्स में कोई फर्दर यानी कि हमारे पास फार्मूलाज नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिज़िक्स में कुछ फार्मूलाज ऐसे थे जिनको अभी फर्दर करेक्ट करना ज़रूरी था, वो देखते हैं वो कब हो। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो उस वक्त हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा न्यू डिपार्टमेंट्स निकल कर आए और साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट बना दिए और फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। जिस तरह हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, और काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज वगैरह भी करेक्ट किए गए। यानी कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास डिपार्टमेंट निकल कर आते गए और काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई हमारे पास 20th सेंचुरी को। इसके अलावा यही नहीं है तो सारे के सारे फिज़िक्स की कुछ ब्रांचें थी जो कि आपके पेज नंबर 2 के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नाम दिए गए हैं। तो ये तो वो सारे थे। इसके अलावा क्या हुआ कि फिज़िक्स को दूसरे जो उनसे सब्जेक्ट है उनके साथ भी मिलाकर पढ़ा जाने लगा। फॉर एग्जांपल देखें बायोफिज़िक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर अपने बाजू की मूवमेंट को स्टडी करना है तो क्या होगा कि मैं यहाँ पर जॉइंट को भी स्टडी कर रहा हूँ और यहाँ पर मोशन भी हो रही है, तो इन दोनों को मिला के एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको बायोफिज़िक्स का नाम दिया गया। इसी तरह फिज़िकल केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिज़िक्स और काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को फिज़िक्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा।
क्योंकि उनको फिज़िक्स की ज़रूरत थी, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट को इसके साथ जोड़कर पढ़ा जाने लगा। इसके अलावा यहाँ तक नहीं, फ़िज़िक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी में बात की जाए, कंप्यूटर में जो हमारे पास चिप्स यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी चिप्स जो होती हैं वो हमारे पास सिलिकॉन की बनी होती हैं। और सिलिकॉन हमारे पास एक सेमी कंडक्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काफ़ी ज़्यादा उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फेमस हो चुकी है इस वक्त अब, और इसको काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में भी पढ़ाया जाता है। तो हम इन तमाम जो सी हमारी एक्सप्लेनेशन थी उसकी बेस के ऊपर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस। यानी कि जितनी की जितनी हमारे पास साइंसेज हैं उन सब के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल के तौर पर यूज़ होती है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो ये थी हमारे पास फिज़िक्स की कहानी, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन 18 सेंचुरी से लेकर हमारे पास 20 सेंचुरी तक के कैसे फिज़िक्स हमारे पास यहाँ तक पहुँची। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास फिज़िक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि हमारे पास कौन सी इंटें हैं जिनको यूज़ करके हम फिज़िक्स की पूरी बिल्डिंग तैयार करेंगे, और उन हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका क्या नाम होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।